भास्कर एस्ट्रोलॉजी क्लासेस में आपका स्वागत है। साथियों, हमारा आज का विषय थोड़ा सा अलग है, जो कुछ लोगों के लिए तो अति महत्वपूर्ण हो सकता है और कुछ के लिए नहीं भी हो सकता है। तो आज का हमारा विषय है कि पिता के संबंध में किस भाव से विचार किया जाए। यो तो प्राय उत्तर भारत में दशम भाव से पिता के लिए विचार किया जाता है और स्वाभाविक रूप से यह सही भी लगता है, क्योंकि जब माता का भाव चतुर्थ है तो स्वाभाविक रूप से ही चतुर्थ भाव का सप्तम भाव दशम ही होगा, यानी चतुर्थ से सप्तम माता का पति यानी कि पिता। तो यह ठीक लगता है। दूसरी तरफ हम देखें तो दक्षिण भारत के विद्वान नवम भाव से पिता का विचार करते हैं। तो यहाँ पर नवम या दशम सबसे बड़ी समस्या यही खड़ी हो जाती है। और दक्षिण भारत में जहाँ नवम भाव से पिता का विचार किया जाता है तो यह भी किंचित रूप से सही ही लगता है, क्योंकि नवम भाव होता है गुरु का। अब बाल्यकाल में पिता ही बालक का गुरु होता है। पिता की उंगली पकड़कर ही वह चलना सीखता है और बचपन में पिता द्वारा ही उसको अच्छे बुरे की समझ, विवेक, इन सब की शिक्षा दी जाती है। और इस हिसाब से नवम भाव को पिता का भाव मानना भी ठीक ही लगता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लेकिन समस्या वही है कि नवम को माने तो उससे फल बदल जाएंगे, दशम को माने तो फिर फल बदल जाएंगे। तो यहाँ पर किया क्या जाए? और दोनों भावों से आप पिता का विचार कर नहीं सकते। अब हमारे कुछ स्टूडेंट्स का सुझाव यह था कि जब माता के पति का विचार करना हो तो दशम भाव को पिता का मानकर विचार कर लेना चाहिए, और जब भाग्य या विवेक के मामले में विचार करना हो तो पिता का विचार नवम भाव से कर लेना चाहिए। तो यह बात संभव नहीं लगती कि आप अलग अलग परिप्रेक्ष्य में अलग अलग भाव से पिता का विचार करें। सोचने वाली बात है, यह संभव ही नहीं है। अब मान लीजिए पिता की आयु के बारे में विचार करना हो तो कैसे करेंगे, और पिता की इनकम के बारे में विचार करना हो तो वह किस भाव से करेंगे। तो अलग अलग परिप्रेक्ष्य में नवम या दशम को पिता का भाव मानकर फलित करने में सिर्फ दिक्कत के अलावा कुछ हाथ नहीं लगेगा, और यह संभव नहीं है। और यहाँ बड़ी उलझन का काम लगता है, लेकिन हम ज्योतिष शास्त्रों पर ध्यान दें तो यह कोई उलझन का काम नहीं है। और इस समस्या का साफ और स्पष्ट ऋषि मुनियों ने किया है, उन पर सिर्फ ध्यान देने की जरूरत है। और ऋषि मुनियों ने कोई इधर उधर की बात नहीं की है, स्पष्ट व्यवस्था दी गई है, सिर्फ उसको समझने की और अप्लाई करने की जरूरत है। वो तो हम लोग ही हैं कि अपने हिसाब से शास्त्रों की व्याख्या कर लेते हैं और अपनी अपनी सुविधा के अनुसार उसका उपयोग करते हैं, और अड़ियलपन इसमें ज़्यादा घातक सिद्ध हुआ है। कोई भी विद्वान अपने मत से विभिन्न मत को स्वीकार करने से पहले शास्त्रों का हवाला देने लगता है कि आपने यह किस किताब से पढ़ा है, यह कहाँ लिखा है। बड़ी मुश्किल का काम है। अभी कुछ समय पहले ही एक दंपति मेरे पास आए थे, उनकी कन्या की विवाह के सिलसिले में, और उनकी कन्या को प्रेम विवाह करना था, लेकिन फिर भी पेरेंट्स कुंडली मिलवाना चाहते थे। अब उन्होंने किसी पंडित जी से मिलवाया तो वो पंडित जी उनको बोले कि यह लड़की तो डबल मांगलिक है और लड़का मांगलिक भी नहीं है, तो यह विधवा हो जाएगी। अब पेरेंट्स तो घबरा ही जाएंगे। इस स्थिति में कौन तैयार होगा शादी करने के लिए? फिर कहीं से वो मेरे पास आए और मैंने उस कुंडली को देखा तो मुझे ऐसा कुछ भी नहीं लगा, और मैंने कहा कि आप इसको आराम से कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसी बीच उन सज्जन ने अपने पंडित जी को फ़ोन मिला लिया और उनसे कुछ बातें की होंगी बाहर जाके, और फिर आकर फ़ोन मेरे हाथ में थमा दिया कि हमारे पंडित जी से बात कर लीजिए। अब मुझे थोड़ा अटपटा तो लगा, लेकिन मैंने उनसे बात शुरू की। अब पंडित जी छूटते ही तमतमा से गए।
और बोले आपने यह कुंडली कैसे मिला दी। तो मैंने कहा पंडित जी मेरे हिसाब से ठीक है। बस इतना कहते ही वो तो भड़क गए और बोले आपको मालूम नहीं है उत्तर कालामृत में क्या कहा गया है, मानसागरी में क्या कहा गया है। उन्होंने दुनिया भर के एक तरफा उदाहरण देने शुरू कर दिए। अब मैंने पंडित जी से शांतिपूर्वक पूछा बहुत प्रेम से कि पंडित जी उत्तर कालामृत, मानसागरी सभी ग्रंथों में जो लिखा है वो ठीक है, पर आपका अपना मत क्या है यह तो बताइए। इस पर वो और भी भड़क गए, बोले आप शास्त्र का अपमान करते हो। तो अब उनसे क्या बहस करूं। मैंने हाथ जोड़ते हुए कहा पंडित जी आप सही हो, मैं गलत हूं। अब इससे ज्यादा किया भी क्या जा सकता है। जो आदमी बहस के लिए बहस पर आ जाए और बात को नहीं समझे उससे आप कुछ नहीं कर सकते। अब इधर उन पेरेंट्स की हालत खराब, वो मेरे मुंह की तरफ ताकते रहे। मैंने उनको कहा कि आपको जो अच्छा लगे, मेरी तरफ से कोई दिक्कत नहीं है। अब आपकी इच्छा हो तो आप कीजिए, वरना आपके पंडित जी की बात मानकर मत कीजिए। और वो चले गए। अब चूंकि लड़का और लड़की दोनों में अफेयर था तो वो कहाँ मानने वाले थे, तो झक मारकर पेरेंट्स ने भी उनका अरेंज विवाह करवा दिया। था तो प्रेम विवाह ही, लेकिन जैसा अरेंज मैरिज में होता है उस हिसाब से वो विवाह हो गया। अब आप यकीन मानिए इस बात को 16-17 साल से ज्यादा हो गया। लड़का भी जिंदा है, लड़की भी जिंदी है, एक लड़का भी उनको हो गया है और 16-17 साल से बहुत मजे में हैं। दोनों अमेरिका में रहते हैं और जब आते हैं तब मिलकर जाते हैं। मेरा कहने का कुल मतलब इतना है कि बंधी बंधाई लीक पर चलना, अड़ियल रुख अपनाना यह सही नहीं है। कहीं कहीं पर अपने प्रैक्टिकल्स भी जरूरी होते हैं। शास्त्र कहीं गलत नहीं है, लेकिन शास्त्रों के नाम पर जो किताबें लिखी गई हैं हमको उन पर विश्वास नहीं है जब तक कि वो प्रैक्टिकली हमारे साथ सही नहीं उतरे। तो उन किताबों को पढ़कर सिर्फ हम ज्योतिष कर लें ऐसा संभव नहीं है। हाँ, उन किताबों से यदि हम सार रूप में कुछ निकाल सकें और तथ्य को पा सकें तो फिर कोई उससे मतलब निकलेगा। खैर सबकी अपनी अपनी वृत्ति होती है, पर हमने आपको जो उदाहरण दिया उससे मतलब सिर्फ इतना ही है कि किसी भी बात को हम प्रैक्टिकली देखें, खाली लिखी लिखाई बातों पर नहीं जाएं। वरना पिता के लिए दो भाव क्यों होते, दशम भी और नवम भी, और ये दोनों सही हैं। तो आइए अब हम आज के मूल विषय पर चलते हैं और बात करते हैं कि पिता के लिए किस भाव से विचार किया जाना चाहिए। अब यहाँ पर दो बातों का विचार कर लेना बहुत जरूरी है, यानी पिता क्या करता है, उसके कर्तव्य क्या हैं, और दूसरी बात यहाँ पर जातक के वर्ण पर ध्यान देना है। यह विषय बहुत जरूरी है, महत्वपूर्ण है, इसलिए ध्यान से इसको समझा जाना चाहिए। जो लोग यह कहते हैं कि 13 मिनट के वीडियो में 7 मिनट तो आपने बकवास की और फिर आप शुरू हो गए, तो उसके पहले समझना जरूरी है। कुछ लोग कहते हैं कि हम बहुत धीरे बोलते हैं, फास्ट बोलिए। अरे भाई, मैं फास्ट बोलूंगा तो आपको कुछ भी पल्ले नहीं पड़ेगा। इसलिए आराम से, शांति से आप इस बात को समझिए। और आपको फास्ट चाहिए तो आप फास्ट फॉरवर्ड करके देखिए, क्या फर्क पड़ता है। आपको जो समझना है आप वही समझेंगे, और मेरी बात को समझना है तो शांति से समझना पड़ेगा। शास्त्रों में राशियों के वर्ण के बारे में बहुत कुछ कहा गया है, और वो बेफिजूल की बातें नहीं हैं, बल्कि सार गर्भित हैं। उन पर ध्यान देने की आवश्यकता है, और यह फलित में बहुत जगह काम आता है। जो राशियों का वर्ण है यह बहुत जगह काम में आता है, और उसी का उपयोग हम इस सूत्र में भी करेंगे। और इस सूत्र पर विचार करने के लिए हमको जातक के लग्न का वर्ण देखना है कि वह कौन से वर्ण का है, ना कि यह कि जन्म से वह कहाँ पैदा हुआ है। वह ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र कहीं भी पैदा हो सकता है, लेकिन जो भी पैदा होता है, जो लग्न होता है, उस लग्न का वर्ण देखना है, जिसके बारे में हमको विचार करना है। अब जिन लोगों का जन्म क्षत्रिय वर्ण में हुआ है, यानी जिनका लग्न मेष, सिंह या धनु है, ये तीनों ही क्षत्रिय वर्ण के लग्न हैं, तो इनके लिए पिता का विचार नवम भाव से करना चाहिए। और कारण इसका स्पष्ट है कि जो क्षत्रिय होता है उसका पालन पोषण धर्म नीति के अनुसार ही किया जाता है, क्योंकि क्षत्रिय को राजा माना गया है, और क्षत्रिय अपने धर्म और विवेक से प्रजा का पालन करता है।
इसलिए क्षत्रिय वर्ण के जातकों के पिता का विचार करते समय नवम भाव को पिता का मानना चाहिए। अब वैश्य लग्नों की बात करें, वृक, कन्या और मकर, ये तीनों वैश्य लग्न हैं। और आपको मालूम है कि वैश्य का धर्म ही कर्म करते रहना है, वह निरंतर अपने काम में लगा रहता है। और जो वैश्य के यहाँ पैदा हुआ है उसको बचपन से ही ऐसी शिक्षा दी जाती है कि वह अपने व्यापार और कर्म को आगे बढ़ाए। और दसम भाव होता है कर्म का, इसलिए वैश्य लग्न के जातकों के पिता का विचार दसम भाव से करना बिल्कुल सही होगा और सही सटीक रिजल्ट इससे मिलेंगे। अब शूद्र लग्न को लें तो मिथुन, तुला और कुंभ, ये तीनों लग्न शूद्र वर्ण के हैं। अब शूद्र का काम क्या है? सेवा करना। इसलिए शूद्र वर्ण के जो भी लग्न वाले जातक हैं उनके पिता का विचार एकादश भाव से करने पर बिल्कुल सटीक रिजल्ट मिलते हैं। हम यहाँ एक बार फिर से दोहरा देते हैं कि शूद्र से मतलब आप अन्यथा कोई चीज नहीं लें कि हम किसी जाति संबंधी बात कर रहे हैं। हम यहाँ पर सिर्फ लग्न के वर्ण की बात कर रहे हैं जो कि शास्त्रों में कहा गया है। अब ये शूद्र वर्ण का जातक ब्राह्मण के यहाँ भी पैदा होता है, क्षत्रिय के यहाँ भी होता है, वैश्य के यहाँ भी होता है, शूद्र के यहाँ भी होता है। तो यहाँ सिर्फ मतलब है लग्न के वर्ण से, कोई जाति संबंधी बात इसमें नहीं है। अब जो ब्राह्मण वर्ण के लग्न हैं कर्क, वृश्चिक और मीन, तो ब्राह्मण का क्या कर्म है? ज्ञान लेना, ज्ञान देना, दान लेना और दान देना। इसलिए ब्राह्मण वर्ण के लग्न वाले जातकों के पिता का विचार द्वादश भाव से आप करेंगे तो आपको बिल्कुल सटीक जानकारी पिता के संबंध में मिलेगी। अब यहाँ तक तो बात हो गई कि किस वर्ण के जातक के पिता का विचार किस भाव से किया जाना चाहिए। अब इसको अप्लाई कैसे करेंगे, मुख्य बात यह है। तो यहाँ पर हम उदाहरण के लिए, हमको वीडियो को बहुत ज्यादा लंबा नहीं करना है, हम क्षत्रिय वर्ण के किसी जातक का उदाहरण यहाँ पर लेते हैं और वही सब जगह अप्लाई होगा। जैसे मान लीजिए जातक क्षत्रिय वर्ण का है तो उसके पिता का विचार होगा नवम भाव से। अब आप ध्यान दीजिए कि जब जब भी किन्हीं दशा अंतरदशाओं में इस जातक का नवम भाव कमजोर होगा यानी डीएक्टिवेट होगा, उस समय में इसके पिता पर संकट आएगा। वह आयु के संबंध में भी हो सकता है, इनकम के संबंध में भी हो सकता है, अन्य कई भी परिस्थितियां होती हैं। वहां पर जहां नवम भाव कमजोर हुआ कि पिता पर संकट आया। इसी तरह दशम कमजोर हुआ तो वैश्य वर्ण के जातकों के पिता के साथ ऐसा होगा। शूद्र वर्ण वालों के लिए एकादश कमजोर होने से होगा और ब्राह्मण वर्ण वालों के लिए द्वादश भाव जब भी कमजोर होगा, डीएक्टिवेट होगा, तब उनके पिता पर संकट आएंगे, यानी पिता को विपरीत परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा। कई बार ऐसे जातक आते हैं कि मेरे पिताजी की कुंडली तो है नहीं, मेरी कुंडली से ही आप देखकर बता दीजिए पिताजी की तबीयत खराब है या उनका धंधा नहीं चल रहा है। मतलब कुछ भी सवाल पिता के संबंध में वो कर सकता है। तो जब भी ऐसा सवाल आए उस समय हमने आपको जो भाव बताए हैं पिता के संबंध में, उन भावों की स्थिति देखकर आप बिल्कुल सटीक फलित कर पाएंगे। अब इसी के साथ आज के चैप्टर को विराम देते हैं और मिलते हैं अगले चैप्टर में किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए जय जय सिया राम।